हेलो स्टूडेंट्स। गोलीय दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण पढ़ने के बाद, परावर्तन की परिभाषा पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। तो यहाँ पे यह गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। सबसे पहली है यहाँ पर वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है? इसको सी से निरूपित किया जा रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए, तो ये पॉइंट है सी, ये वक्रता केंद्र है। और जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। हमने पढ़ा था कि जैसे कि ये एक गोले का भाग है, एक गोले के टुकड़े को काटकर हमने दर्पण को बनाया है। तो इस दर्पण का जो केंद्र है, कि हम कोई भी गोला या फिर कोई भी वृत्त जब बनाते हैं, ये वृत्त नहीं है, एक गोला है, तो उसका जो केंद्र होता है उसके केंद्र को हम इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहेंगे। उस गोले के केंद्र को हम दर्पण का वक्रता केंद्र कहेंगे। इसके बाद है वक्रता त्रिज्या। उसी तरह से इस गोले की त्रिज्या को हम क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या कहेंगे। और इस तरह से अगला पॉइंट है ध्रुव पोल या ध्रुव बोलते हैं इसको, ध्रुव। अच्छा, वक्रता त्रिज्या को हम r से निरूपित करते हैं और यह C से लेकर P बिंदु तक की दूरी होती है, क्योंकि ये त्रिज्या ही होगी। इसके बाद ध्रुव क्या होता है? परावर्तक सतह क्या हो गई? परावर्तक सतह मतलब जो ये हमारा दर्पण है, दर्पण के बिंदु को, दर्पण का जो सेंटर है, जो उसका मध्य बिंदु है, उसको हम क्या बोल लेंगे? उसको हम ध्रुव बोल लेंगे। और इसको P से निरूपित किया जाता है। इस तरह से आगे मुख्य अक्ष, एक सीधी लाइन जो पास करी, ये जो C और P और F को मिलाती जो लाइन है, इस लाइन को हम क्या बोलेंगे? अक्ष बोल लेंगे। इसको हम मुख्य अक्ष बोलेंगे। खींची गई वक्रता केंद्र और मुख्य अक्ष को, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली लाइन को हम क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष कहेंगे। इसके बाद मुख्य फोकस। ये जो मुख्य फोकस है ये थोड़ा सा अलग है। इसकी परिभाषा भी आपने याद रखनी है कि भाई दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर, यहाँ पे देखिए दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली, दर्पण के यहाँ पे देखिए लिख रखा है, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात एक बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। इस केस में तो मिलती है और इस केस में मिलती हुई प्रतीत होती है, कि जैसे ऐसे जो बाहर की तरफ ये जा रही है, इस तरह से ये लग रहा है कि वो यहाँ पर मिली होंगी, फिर यहाँ से आ रही हैं, या तो मिलती हैं या फिर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। अगर हम अवतल दर्पण के लिए देखें, अवतल दर्पण पे तो मिल रही है और उत्तल दर्पण पे वो मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो इन बिंदुओं को हम मुख्य फोकस बोल लेंगे। मुख्य अक्ष के ये सिर्फ वही किरणें जो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें या तो एक बिंदु पे मिलेंगी या एक बिंदु पे मिलती हुई प्रतीत होंगी, हम उस बिंदु को मुख्य फोकस बोलते हैं। और इस तरह से अगला पॉइंट है अभिलंब क्या होता है? अभिलंब, जैसे मैंने बताया था, अभिलंब कोई भी सरल रेखा होगी जो उस बिंदु पे आती हुई, किसी बिंदु के साथ, जैसे कि दर्पण का कोई बिंदु है, जैसे कि मान लीजिए ये बिंदु, इस बिंदु की बात कर लेते हैं। ये जो बिंदु है यहाँ पर, इस बिंदु के ऊपर जो
एक ऐसी लाइन, ऐसी रेखा जो इसके साथ 90 डिग्री का कोण बनाए, इसके साथ 90 डिग्री का कोण बनाए। तो अब अगर मैं बताऊं आपको, ये लाइन होगी सी और उस बिंदु को मिलाने वाली, इस केस में ये और इस केस में सॉरी थोड़ा सा यहाँ पर ये लाइन जो होगी ना वो इस बिंदु को इस पॉइंट से मिलाने वाली रेखा लाइन जो होगी ना, जिस पॉइंट पे, हाँ ये लाइन जो है, हमने बस एक बात ध्यान रखनी है, मतलब जो हमारा ये दर्पण है, दर्पण के किसी पॉइंट के ऊपर अगर आपने अभिलंब बनाना है तो वह वक्रता केंद्र से, यहाँ पर लिख रखा, वह वक्रता केंद्र से निकलता हुआ जाएगा। तो इस केस में भी अगर हम यहाँ पे देखें तो इस केस में ऐसे ड्रा करनी है हम लोगों ने, ये जो लाइन है, ये लाइन क्या है, अभिलंब है। तो इस तरफ तो हमें ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इस तरफ ज़रूरत है यहाँ पर, तो क्योंकि हमने यहाँ पर नियम का पालन, जो परावर्तन हो रहा है वहाँ पर नियम का पालन हो रहा है कि एक जो ये लाइन आ रही है, जो ये किरण, प्रकाश की किरण आ रही है, ये परावर्तन के बाद उतना ही कोण बनाते हुए जाएगी वापस। तो ये इस वजह से ही किसी एक बिंदु पर मिलती हैं, यही कारण है कि वो एक बिंदु पे मिल रही है, कि ऐसे आई वो, ऐसे आने के बाद इधर गई, ये वाली इधर गई, और जो यहाँ से आ रही है क्योंकि ये अभिलंब से होती, मतलब मुख्य अक्ष से होती आ रही है और इसका अभिलंब भी यही इसी लाइन पे होगा, तो वापस इसी लाइन में वापस जाएगी। तो सारी एक ही बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष, सॉरी प्रिंसिपल मुख्य फोकस बोलते हैं। इसके बाद फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या है, जो फोकस है, मुख्य फोकस है, वह ध्रुव से कितनी दूर है, P और F के बीच की दूरी को हम क्या बोल लेंगे, P और F के बीच की दूरी को हम मुख्य फोकस बोल लेंगे। इसके साथ अगर आगे बताऊं, जो ये F होता है यह C और P के बिल्कुल बीच में होता है, इस वजह से F की जो वैल्यू है, अपने याद रखनी है, F की जो वैल्यू है वो R डिवाइड बाई 2, R का आधा होती है, क्योंकि जो मुख्य फोकस है वो P और C मतलब वक्रता केंद्र और ध्रुव के बिल्कुल बीच में होता है। इसके बाद फोकस तल, फोकस से गुजरने वाला और मुख्य अक्ष के लंबवत एक ऐसा तल, एक ऐसा प्लेन एक सतह होती है जो फोकस से गुजरे, और ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपने याद रखना, जो फोकस से गुजरे और मुख्य अक्ष के साथ 90 डिग्री का कोण बनाए, उसको हम क्या बोल लेंगे, फोकस प्लेन बोल लेंगे। उसके बाद द्वारक, द्वारक क्या है, इसको अपर्चर, इंग्लिश में अपर्चर बोलते हैं। जो व्यास है, जो हमारा दर्पण है उसका जो व्यास है यहाँ से यहाँ तक का, उसको हम क्या बोल लेंगे, द्वारक बोल लेंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर बड़े साइज़ का दर्पण है तो उसका द्वारक ज़्यादा हो गया, अगर छोटे साइज़ का दर्पण है तो उसका द्वारक कम हो गया, ये इनके द्वारक हैं। तो जो द्वारक है वो किस काम आता है कि भाई जितना ज़्यादा द्वारक होगा, प्रकाश उतना ही ज़्यादा इकट्ठा करेगा, और जो प्रतिबिंब बनेगा, जो चित्र बनेगा वो उतना ही ज़्यादा ब्राइट होगा, उतना ही ज़्यादा उसका मतलब ब्राइटनेस उतनी ही ज़्यादा होगी। तो इस वजह से द्वारक यहाँ पर इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इसके बाद गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के चिन्ह परिपाटी। गोलीय दर्पणों द्वारा जो ये चिन्ह परिपाटी होते हैं, ये सिर्फ यह समझाने के लिए होते हैं कि जो दूरी लेते हम कोई भी, जैसे कि हमने कहीं पे चित्र मतलब कहीं पे सॉरी वस्तु रख दी, बिंब रख दिया, बिंब चित्र वस्तु को बोलते हैं, और उसका जो चित्र बनता है उसको प्रतिबिंब बोलते हैं। तो उनकी जो दूरी है उनको पॉजिटिव लेंगे, उनको ऋणात्मक लेंगे या धनात्मक लेंगे। इसके ये बहुत ही ज़रूरी है, यहाँ पर हमने इनको याद रखना है। और इसके अलावा जो उसकी ऊंचाई है जो वस्तु की या प्रतिबिंब की, वो धनात्मक लेंगे या ऋणात्मक लेंगे। इसके लिए हमने समझना है कि जैसे कि यहाँ पर ये दर्पण रख रखा है, और इसका जो ये साइड है, ये जो साइड है वो मान लीजिए मैं आपको समझाऊँ, ये जो साइड है ना, ये तो परावर्तक प्लेन है,
उस तरह जहाँ से परावर्तन हो रहा है, और ये मतलब इधर से इधर लाइट तो आ नहीं सकती, लाइट तो इधर से इधर इंसिडेंट होगी। तो इस तरह से जब लाइट इधर से इधर आके पड़ रही है तो यहाँ हमने वस्तु को इधर ही रखना पड़ेगा, इधर तो रख नहीं सकते, वस्तु पर बीम को हमने यहाँ पे रख दिया और इस तरह से लाइट जा रही है। तो इस दिशा को हम क्या बोलते हैं, इस दिशा को बोलेंगे कि भाई आपतित प्रकाश की दिशा। जैसे यहाँ पर ये लिख रखा, आपतित प्रकाश की दिशा, जिस दिशा में प्रकाश आपतित हो रहा है, मतलब आ रहा है जिस दिशा से, तो इस दिशा की जितनी भी दूरी होंगी उनको हम धनात्मक लेंगे। यहाँ पे लिख रखा, उनको हम धनात्मक लेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है इसका वो है कि सभी दूरियों को हम पी से निकालेंगे, सभी दूरियों को हम पी से निकालेंगे। जैसे कि मान लीजिए बी बिंदु के ऊपर हमने वस्तु पर बीम को रख रखा है, तो जैसे ये दूरी है, ये इस दिशा में होगी, और अगर यहाँ पे चित्र बन रहा है तो दूरी ये होगी। तो जो ये दूरी होगी उसको तो हम ऋणात्मक लेंगे और इसको धनात्मक लेंगे। इसके साथ साथ ऊपर की तरफ वाली जो ऊंचाई है उनको धनात्मक और नीचे की तरफ वाली ऊंचाई को ऋणात्मक लेंगे। आपने सिर्फ इन 4 बातों का ध्यान रखना है। इसमें 5 पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट ये है कि सारे के सारे जो हमारे पास सारे के सारे दूरियों को हम कहाँ से निकालेंगे, पी पॉइंट से निकालेंगे, और इसके साथ सारी दूरियों को हम पी पॉइंट से निकालेंगे। इसके साथ जो आपतित दिशा में जो होंगी उनको हम क्या लेंगे, उनको हम धनात्मक लेंगे, और इसके उल्टी दिशा में जो होगी उनको ऋणात्मक, दूरियों को ऋणात्मक लेंगे, नीचे की तरफ वालों को ऋणात्मक, ऊपर वालों को धनात्मक। तो बिल्कुल आसान है ये। और जैसे कि हमारे पास 4 अक्ष होते हैं, उसी तरह से कि भाई इधर पॉजिटिव धनात्मक एक्स होता है, इधर ऋणात्मक होता है, यहाँ पर धनात्मक वाई और इधर ऋणात्मक। तो उसी तरह से अच्छा इसको थोड़ा सा और समझाऊं। जैसे कि अगर बात करें पी से निकालना, मान लीजिए यहाँ पर पी से, और पी से इस दिशा में जो दूरी है पी एफ जो है ना, फोकस दूरी जो है अवतल दर्पण की वो ऋणात्मक होगी, और अवतल दर्पण की जो होगी वो धनात्मक होगी। तो इस वीडियो में